नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री। और आज देश की बात में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। कानून के लिए सबको बराबर मानते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में 6 महीने की कैद की सजा ऐलान की गई है। जस्टिस कर्णन पर पहले भी लगे आरोपों की बात भी आज हम करेंगे और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के ताज़ा मामलों की भी बात करेंगे। क्या होगा भविष्य आम आदमी पार्टी का, इसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या आपको आपके अंदर की कलह ले डूबेगी। दिखाएंगे आपको दिल्ली विधानसभा में ईवीएम जैसी मशीन से वोट चोरी साबित करने की आम आदमी पार्टी की कोशिश। क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी या फिर एक ईमानदार कोशिश थी, ये हम आपको बताएंगे आपको चुनाव आयोग को आपका जवाब, और साथ ही पीएम मोदी की रोजगार पैदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में भी आपको हम बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने क्यों बताया है नोटबंदी को काले धन पर रोक लगाने के लिए अपर्याप्त कदम, और साथ ही क्यों दोबारा उठ रही है नोटबंदी पर सरकार से रिपोर्ट जारी करने की मांग, इसकी चर्चा करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को क्यों बताया है मानवाधिकार का हनन, और जब बात इलाहाबाद की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करेंगे। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बदलाव के मायने समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए के देनदार कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में हाजिर होने का क्यों आदेश दिया है, इसे भी आपको हम दिखाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं, और साथ ही क्या जंग की सूरत में उत्तर कोरिया कर सकता है अमेरिका पर साइबर हमला, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अभिनेता अक्षय कुमार ने क्यों पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी के चेहरे पर इस मुलाकात में क्यों मुस्कुराहट आई, उसका क्या राज है, ये आपको हम बताएंगे। साथ ही ठुमरी की रानी पद्मभूषण गिरिजा देवी के जन्मदिन जो कि एपीएन के प्रांगण में मनाया गया, उस पर भी एक विशेष रिपोर्ट आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर को। लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। विधानसभा का पूरा सत्र ईवीएम में गड़बड़ी और उसके साथ छेड़छाड़ को संभव बताने में खर्च हुआ। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर लगे आरोपों से कन्नी काटते हुए मामले को नया तूल देने की कोशिश की और मामला ईवीएम की ओर मोड़ दिया। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी केजरीवाल को नहीं बख्शा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुके केजरीवाल के पास अपने बचाव में कहने और समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा उनकी कोशिश लोगों का सारा ध्यान अपने ऊपर से हटाकर किसी दूसरे मुद्दे की ओर मोड़ने की है, और इसके लिए उन्हें ईवीएम ही बेहतर विकल्प लगा है। नकली ईवीएम में वोट चोरी का डेमो दे रहे हैं ये आप विधायक सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ ईवीएम जैसी मशीन लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंचे। उन्होंने नकली ईवीएम से टैंपरिंग का डेमो दिया और दावा किया कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ न की जा सके। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ईवीएम की निगरानी में लगाए गए सीसीटीवी मशीनों को डैमेज करके और ईवीएम में छेड़छाड़ करके उम्मीदवारों को जिताया गया। आप विधायक अलका लांबा ने कहा है कि जिस प्रदेश में फ्रिज में बीफ रखे होने के शक में एक शख्स की हत्या हो जाती है, वहां क्या ईवीएम पर शक नहीं जताया जा सकता? कोई ऐसी मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन की बात नहीं कर रहा मैं, हर मशीन की बात कर रहा हूं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉइड का फोन हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो। कोई ऐसी मशीन नहीं है दुनिया के अंदर जिसको कोई कह सकता हो कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जिन देशों से हम इसके माइक्रो कंट्रोलर को लाए उधार लेके, जिन देशों से हमने इस टेक्नोलॉजी को उधार लिया है, उन देशों में मैंने काम किया है, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। जब इस देश में किसी के फ्रिज में पड़े हुए खाने
खाने के ऊपर शक पे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी जांच के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए उस खाने को भेजा जा सकता है। तो लोकतंत्र के अंदर अगर ईवीएम के बारे में, ईवीएम पे शक और ईवीएम में अपने वोट के बारे में अगर देश की लोकतंत्र और जनता पूछती है तो क्या उसके जानने का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा प्रश्न आज ये उठ रहा है इस देश के अंदर। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 3 घंटे के लिए उन्हें ईवीएम दे दी जाए तो बीजेपी गुजरात में एक सीट नहीं जीत पाएगी। विधानसभा में ईवीएम का डेमो दिखाते हुए आप विधायक ने आंकड़ों के जरिए हेरफेर होने की बात साबित करने की कोशिश की। हालांकि सदन में मौजूद बीजेपी अकाली गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और केजरीवाल सरकार से बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने सौरभ भारद्वाज की बात को खारिज किया और उन्हें ईवीएम हैक करने की चुनौती दी। ये भारद्वाज जी और जो कह रहे हैं कि हम इंजीनियर हैं, जो आप अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम इंजीनियर हैं, तो ये 12 तारीख को जाएं इलेक्शन कमीशन के पास और ये जो ड्रामेबाजी टंटेबाजी यहाँ पे इन्होंने की है डिवर्ट करने के लिए लोगों का ध्यान कि जो करप्शन के चार्ज इनके ऊपर लगे हैं पैसे के लेन देन के, वो लोगों के दिमाग में से निकाले जाएं, वो वहाँ पे बजाय अगर वहाँ पर जाके प्रूव करेंगे तो बेटर होगा। पहले तो भैया ईवीएम के कारण हारे कि पार्टी के कारण हारे, ये बता दो या फिर ये बता दो कि मानसिक संतुलन किसका खराब है। आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम चुनाव हारे क्यों। उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा के विशेष सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सफाई देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला उठा दिया। विपक्ष का आरोप है कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने ऐसा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और गौरतलब है कि ईवीएम विवाद से लोगों का जो एक शंका सा उठा है उसको मिटाने के लिए चुनाव आयोग ने 12 तारीख को सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया है चुनाव आयोग, ताकि ईवीएम का डेमो दिखाया जा सके और इस बात की ताकीद की जा सके ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इस बीच संविधान के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह से विधानसभा में ईवीएम का डेमो दिखाना, उससे हैक किया जा सकता है, ये बताना ये गैर संवैधानिक है। उधर विधानसभा में अपने विधायक के डेमो के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि ईवीएम के मदरबोर्ड को बदलने में महज 90 सेकंड लगते हैं और उसमें छेड़छाड़ संभव है। अब बुरी तरह से घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी इस बाइट के पीछे, इस बयान के पीछे एक पूरी कोशिश नजर आ रही थी कि किसी भी तरह वो उस मुद्दे तक नहीं पहुंचे जिसको लेकर उनके चारों तरफ विवादों का साया घूम रहा है। उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। उधर पहली बार देश के किसी विधानसभा में ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन इस बीच दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को हंगामा करने के आरोप में मार्शल्स की मदद से सदन से बाहर कर दिया गया। सदन में मौजूद बीजेपी सदस्य घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की रजामंदी नहीं दी है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता कुछ दस्तावेज लेकर पहुंचे थे, लेकिन स्पीकर ने न केवल दस्तावेज सदन में रखने की मंजूरी नहीं दी, साथ ही बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। सदन से बाहर भेजे जाने पर विजेंद्र गुप्ता सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। देखिए, मैंने सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार के बड़े मामले का खुलासा किया था। जब मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया और चाहा कि केजरीवाल जी इस पर जवाब दे, दस्तावेज सौंपने की कोशिश की, दस्तावेज तक केजरीवाल जी तक नहीं पहुंचने दिए गए और बिना किसी कारण के मुझे सदन से बाहर। क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठे? मैं गांधी जी की मूर्ति पर बैठा हूँ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि केजरीवाल जी उसके साथ है। उधर केजरीवाल से तनातनी के बाद कपिल मिश्रा जहां सोमवार को एसीबी के दफ्तर में टैंकर घोटाले को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो मंगलवार को उन्होंने सीबीआई के सामने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने 3 एफआईआर कराए हैं। दिल्ली में सियासी संघर्ष जारी है। केजरीवाल और कपिल मिश्रा की लड़ाई अब सीबीआई के दरवाजे तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें केजरीवाल के अलावा उनके रिश्तेदारों के लिए कराई गई लैंड डील और आप नेताओं के विदेश दौरों के बारे में शिकायतें हैं।
इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर आप नेताओं ने विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की तो वो अनशन पर बैठेंगे। 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कैश एक्सचेंज की भी शिकायत दर्ज कराई है। अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों की जो फर्म्स हैं उनको इलीगल तरीके से फायदा पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई है और विदेश यात्राओं की शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले कपिल मिश्रा शीला दीक्षित सरकार में हुए टैंकर घोटाले में केजरीवाल के रोल को लेकर पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया कि हमने जो आरोप लगाए उस पर माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, कमेटियां बनी और कमेटियों ने जब अपना निर्णय दिया तो पूरी दिल्ली और दिल्ली के लोग सन्न से रह गए कि ये कौन सा रूप है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। Kejriwal ji's second name is also Aropwal. For his entire politics is centered around allegations like the Bharatiya Janata Party. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित रूप से घूस लेने के आरोप के बाद बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पार कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा भले ही आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो, लेकिन बकौल कपिल मिश्रा वो आज तक उन दिनों को नहीं भूले हैं जब उन्होंने केजरीवाल के साथ मिलकर राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए संघर्ष किया था। सीबीआई में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले कपिल मिश्रा ने कहा कि एक वक्त में केजरीवाल उनके प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ही उन्हें धनुष चलाना सिखाया था, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केजरीवाल पर तीर चलाने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। उधर आम आदमी पार्टी में इन दिनों वैसे ही घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आयकर विभाग ने भी केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। 2015 में पार्टी को मिले 2 करोड़ के चंदे का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। आयकर विभाग ने इस मामले में पार्टी को मिले 2 करोड़ रुपयों को चंदा नहीं माना है। आयकर विभाग ने इसे पार्टी की आय मानते हुए पैसा वसूलने की तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी को 2015 में 50 लाख के ड्राफ्टों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले थे। चंदे की इस राशि में अनियमितता को देखते हुए इसके खिलाफ आयकर विभाग में शिकायत हुई थी। उधर यदि हम बात करें आपकी और आप पार्टी की राजनीति की, तो राजनीति और व्यवस्था में बदलाव जन आकांक्षा का प्रतीक बनी थी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार के क्षय रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु शैया पर आज पड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा के आरोपों ने केजरीवाल के साथ साथ पूरी पार्टी को बेनकाब करके रख दिया है और शंकाओं के जो बादल वो दूसरों पर छोड़ते थे, दूसरे दलों के लिए वो जो गढ़ते थे, वो सारे बादल, वो सारे तीर, वो सारे काले साए उन्हीं के दल पर और उनके अपने निजी व्यक्तित्व के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। आप पार्टी का जो हश्र आज तक है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बात तो होनी थी राजधानी में पानी के संकट की, लेकिन सियासत और भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी का ही पानी उतार कर रख दिया। ईमानदारी का मुखौटा पहनना बेहद आसान है, लेकिन मुखौटे को चेहरा बनाना बेहद मुश्किल। सियासत ने एक जननेता का मुखौटा नोच लिया। बेखौफ और बेबाक अंदाज को लेकर बनी आम आदमी पार्टी दिनों दिन घूसखोरी समेत तमाम आरोपों से जूझ रही है। इस आपके सबसे बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पर एक नया आरोप जड़ा गया। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से घूस लेने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनके कैबिनेट मंत्री का आरोप लगाना बताता है कि अब आम आदमी पार्टी अपनी बर्बादी के कगार पर है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद
चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। भ्रष्टाचार से जंग लड़ने का दावा कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की पार्टी अब ओवर हो गई। प्राध्यापक, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों से निकल कर आए लोगों को लेकर सामूहिक नेतृत्व का नाम था आम आदमी पार्टी। लेकिन धीरे धीरे प्रभावशाली नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्येंद्र जैन जैसे लोग अरविंद केजरीवाल के करीबी हो गए और अब उनकी नजदीकियों की वजह भी सामने आई। किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया, और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सत्येंद्र जैन को लेकर कई मामले हैं जो सबको मालूम है। उन पर अपनी बेटी को लीगल एडवाइजर बनाकर फ्लैट आवंटित करने का भी आरोप है। रिश्तेदारों को पद भी दिए गए। हालात ये हैं कि अब तक 5 मंत्रियों को हटाया जा चुका है। 6 मंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाकर भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। मामला बाहर नहीं आने दिया गया। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। उन पर भी करीबियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी के दामन पर तो दाग लग ही गया। एक विधायिका के पति और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को एक मंत्री का ओएसडी बना दिया गया। अपनों को खूब रेवड़ी बांटी गई। शुरुआत में तो चुप्पी छाई, लेकिन बाद में सुविधाओं की बंदरबाट में झगड़ा होना तय था। कपिल मिश्रा को भी जब पद से हटा दिया गया तो उन्हें ईमानदारी याद आने लगी। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। दरअसल पार्टी में 2 खेमे पहले ही बन चुके थे। कुमार विश्वास खेमे का समर्थन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हाल ही में खुलकर किया भी। कपिल मिश्रा भी कुमार खेमे के नेता माने जाते हैं। तो वहीं लाभ के पद का मामला भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जाता है। पार्टी ने अपनों को रेवड़ी बांटते हुए अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। विरोध शुरू होने पर आनन फानन में केजरीवाल कैबिनेट ने संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव पास करा लिया। चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर सत्ता का गलत फायदा उठाने का संदेश जा चुका है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा तक बदलाव की उम्मीद बनी आम आदमी पार्टी वापस दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई और अब दिल्ली में भी सत्ता की मलाई सिर्फ 2 लोगों को खाते देखकर आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग बढ़ता जा रहा है। आदर्शवाद का कंबल ओढ़कर घी पीने वाले केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष अब सबके निशाने पर आते जा रहे हैं। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की टकराहट में आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले सामने आने के आसार हैं। अहंकार और भ्रष्टाचार समेत सत्ता के सभी दुर्गुणों ने आम आदमी पार्टी को क्षय रोग का शिकार बना दिया। मफलर मैन की खांसी अब आम आदमी पार्टी की टीबी में बदल चुकी है। ये सियासी दमा जनता की उम्मीदों के बल पर बनी आम आदमी पार्टी की जान लेकर छोड़ेगा। उधर मोदी राज की बात कर लेते हैं। मोदी राज में बेरोजगार युवाओं के सपने अब पूरे होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। मोदी सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, जिसे देखते हुए अच्छे दिन के अपने वादों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कैबिनेट को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में यह जानकारी जरूर दी जाए कि उन प्रस्तावों पर अमल करने से रोजगार के कितने मौके बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में 3 साल पूरे करने वाले हैं, जिसे देखते हुए अच्छे दिन के अपने वादों को पूरा करने पर उनका जोर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मई में 3 साल पूरा करने जा रही केंद्र सरकार इस वादे पर खरा नहीं उतर पाई। अब सरकार को चिंता सता रही है कि अगर इस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो आने वाले चुनाव में पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में इस बात का जिक्र करने का निर्देश दिया है कि उन प्रस्तावों को लागू करने पर कितने रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरकार ज्यादा रोजगार पैदा करना चाहती है ताकि आमदनी बढ़े और लाखों लोग गरीबी के जाल से बाहर निकले।
सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के ख्याल से अपनी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के बारे में अपनी नीति की समीक्षा भी कर रही है। वहीं कौशल बढ़ाने के कार्यक्रम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इससे सुनिश्चित होगा कि नौकरियों की तलाश में निकलने वाले लोग नए रोजगार के लिए पहले से तैयार होंगे। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया के विचार को धरातल पर उतारने के लिए भी मुख्यमंत्रियों का सहयोग मांगा था। वहीं रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए नीति आयोग ने एक्शन प्लान बनाया है। आयोग ने बैठक में इस प्लान को पेश भी किया था। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 2016 के बीच भारत में रोजगार के 1,46,00,000 मौके बने थे, यानी हर साल 36 लाख अवसर। कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या में 8,41,00,000 का इजाफा हुआ, लेकिन वास्तविक लेबर फोर्स में बढ़ोतरी केवल 2 करोड़ की रही। कामकाजी उम्र वाली आबादी का 24% हिस्सा लेबर फोर्स से जुड़ा, जबकि 76% हिस्सा इससे बाहर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। लेकिन इन 3 सालों में कई ऐसे फैसले रहे जिसने मोदी सरकार की जड़ को हिलाने का काम भी किया, कम से कम उसे कुछ देर के लिए झटका जरूर दिया। और ऐसा ही एक फैसला था नोटबंदी का भी। सुनिए सरकार में आज हम बात करेंगे नोटबंदी की, और नोटबंदी को जिस तरह से काले धन पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, उससे अधूरी कोशिश बताने वाले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की भी। फिर क्यों उठ रही है सरकार से नोटबंदी का हिसाब किताब सार्वजनिक करने की मांग, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। नोटबंदी से नफा ज्यादा हुआ या नुकसान? नोटबंदी को वोट बंदी में बदलने से रोकने की दिशा में क्या काफी हैं मोदी सरकार के कदम? देखिए, सुनिए सरकार में। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नोटबंदी से काले धन पर रोक लगाने में बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। काले धन पर रोक लगाने के लिए कई और ठोस कदम उठाने ही होंगे। कई अघोषित संपत्तियों का पता लगाना होगा और आर्थिक लेन देन को पारदर्शी बनाना होगा। दरअसल नोटबंदी के 6 माह पूरे हो चुके हैं और सरकार ने 6 माह बाद भी नोटबंदी के असर पर रिपोर्ट जारी करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। और इसी वजह से अब तमाम सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वाकई नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है? क्या वाकई नोटबंदी ने काले धन पर रोक लगाया है, या फिर ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का एक ऐसा शिगुफा था जिसको चुनाव के मद्देनजर लिया गया था? देखिए खास रिपोर्ट में, सुनिए सरकार। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ नोटबंदी काफी नहीं है। सभी प्रकार की अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए मोदी सरकार को और भी कई कदम उठाने होंगे। एशिया और प्रशांत 2017 का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण नाम की रिपोर्ट में भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था का आकार GDP के लगभग 20 से 25% बताया गया है, जिसमें नकदी की हिस्सेदारी करीब 10% होने का अनुमान है। यानी काला धन नोटों में नहीं बल्कि जमीनों, शेयरों और कई दूसरे रूपों में जमा है। वहीं रिपोर्ट ये भी कहती कि अकेले नोटबंदी से नई करेंसी में काले धन बनने पर रोक नहीं लग पाएगी। इसके लिए सभी तरह की अघोषित संपत्तियों पर वार करना होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार भी करने होंगे, जिसमें GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, आय घोषणा स्कीम और पैन कार्ड के जरिए ऊंचे मूल्य के लेन देन पर नजर भी शामिल है। वहीं देश के भीतर भी नोटबंदी के असर को लेकर सरकार से जवाब तलब किया जा रहा है। मशहूर अर्थशास्त्री व वित्त मंत्रालय में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने ट्वीट करके कहा है कि नोटबंदी को 6 महीने बीत चुके हैं, अब समय आ गया है कि सरकार बताए इससे हासिल क्या हुआ। वहीं जापान में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी का फायदा गरीबों तक पहुंचने लगा है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के बाद सिस्टम में दोबारा नकदी डालने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और इससे कराधान का दायरा भी बढ़ा है। अगर अरुण जेटली की बात सही है तो सरकार को नोटबंदी पर अपनी रिपोर्ट पेश करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। जनता ने पीएम मोदी की नीयत को सच्चा समझते हुए नोटबंदी का समर्थन किया था, वरना इस दौरान गरीब लोगों को जो तकलीफ उठानी पड़ी वो शायद ही कोई और देश उठाने को तैयार होता। महीनों तक लोग कतारों में लगे रहे, गरीब और मध्य वर्ग तकलीफें उठाता रहा। ऊपरी तबका न कतार में खड़ा हुआ, न काले धन को नई मुद्रा में बदलने में उसे कोई खास तकलीफ उठानी पड़ी।
नोटबंदी से सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को चित्त करने में सफलता पाई गई, वरना कहा तो गया था कि नोटबंदी से पाकिस्तान से जाली नोटों का आना बंद हो जाएगा, काला धन बाहर आ जाएगा, आतंकवाद और नक्सलवाद नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। जब तक लोगों को समझ में आता तब तक नारा बदल दिया गया। देश को डिजिटल मनी का पाठ सरकार और पीएम खुद पढ़ाते नजर आए, जबकि देश के बहुत बड़े ग्रामीण इलाकों में न तो इंटरनेट और मोबाइल लेन देन को बढ़ावा देने लायक बुनियादी ढांचा है, न ही ऑनलाइन भुगतान की आदत, प्रशिक्षण और पैसा ही है। आम लोगों को मिली इतनी तकलीफों के बदले में अब सरकार को कराधान का दायरा बढ़ने को लेकर संतोष है। सरकार को अपनी कमाई की फिक्र तो है, लेकिन जनता के रोजगार के सारे वादे जुमले साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने हर साल 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार लाखों में भी रोजगार का सृजन नहीं कर पाई है। बेरोजगारी का आंकड़ा बदलने के लिए युवाओं को कौशल विकास के पाठ्यक्रम से सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में डाला जा रहा है। हकीकत सबको पता है, नोटबंदी के दौर में देश में लाखों रोजगार खत्म हो गए थे। काले धन पर कार्रवाई के डर से कारोबार अभी तक मंदे हैं। व्यापारी कारोबारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर राज झेल रहे हैं। लेकिन जनता का भरोसा और 2019 का आम चुनाव जीतना है तो मोदी सरकार को जुमलों के बजाय साफ गोई और पारदर्शिता से काम करना होगा। बंटवारे की सियासत के बजाय जनता को ठोस फायदे दिखाने होंगे। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो केंद्र में 3 साल पूरे कर रही है मोदी सरकार, और ऐसे में हमारी ये श्रृंखला जरूर सरकार की मदद करेगी, कम से कम आत्ममंथन के लिए। बात करते हैं अब योगी सरकार की। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल किया। सपा और बीएसपी के शासनकाल से जमा हुए अधिकारियों के पदों में योगी ने बड़ा बदलाव किया है। यही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार ने योगी के लिए 5 वरिष्ठ अधिकारियों को लखनऊ भी भेजा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की मुराद पूरी कर दी है। अब केंद्र ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिल्ली से पीएम मोदी ने 5 सीनियर अधिकारियों को भेजा है। केंद्र सरकार में कार्यरत यूपी कैडर के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को वापस उत्तर प्रदेश भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने पीएम मोदी से उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों को केंद्र सरकार से मुक्त करके यहां भेजने की मांग की थी, ताकि महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सके। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी के 30 अधिकारियों की सूची में 10 लोगों को वापस भेजने के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। हालांकि सभी 10 अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ऑफिसर्स ने केंद्र सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए यूपी जाने से मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वापस यूपी भेजा गया है, उनमें पहला नाम 1987 बैच के आईएएस अविनाश कुमार श्रीवास्तव का है। श्रीवास्तव गोरखपुर के जिला अधिकारी रह चुके हैं। श्रीवास्तव को योगी ने प्रधान सचिव नियुक्त किया है। सपा सरकार में प्रधान सचिव का पद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल के पास था। नवनीत को हटाकर अविनाश श्रीवास्तव को उनकी जगह पर लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति की हुई मीटिंग में 5 अधिकारियों को अपने कैडर में वापस भेजे जाने को मंजूरी दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार इन अधिकारियों में 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक कुमार भी शामिल हैं, जो कि वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उनके अलावा 1989 बैच के संजय आर भूस रेड्डी, प्रशांत त्रिवेदी, शशि प्रकाश गोयल और 1992 बैच के अनुराग श्रीवास्तव को भी वापस भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद संभालते ही स्पष्ट किया था कि वो फिलहाल ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। बड़े पदों पर बैठे लोगों को उनके स्थान से नहीं हटाया जाएगा अगर वो कठिन परिश्रम करते हैं और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए मेहनत करते हैं। योगी ने अधिकारियों को रोजाना 18 से 20 घंटे तक काम करने की बात करते हुए कहा था कि जो काम नहीं कर सकता वो जा सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच 2 बार बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 दिनों में 200 अधिकारियों की बदली की गई है। नेहा चंद्रा, एपीएन, दिल्ली।
और अब अदालत की खबर की ओर बढ़ते हैं और आज सबसे बड़ी खबर जो आई वो सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को 6 महीने की सजा सुना दी। कोर्ट ने कहा कि आदेश का फौरन पालन किया जाए। इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पहले जज होंगे जिन्हें पद पर रहते हुए सजा सुनाई गई है। कर्णन इससे पहले सोमवार की शाम को कर्णन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेहर और सुप्रीम कोर्ट के ही 7 जजों को सोमवार को 5-5 साल की सजा सुना दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कर्णन पहले ऐसे जज होंगे जो पद पर रहते हुए जेल जाएंगे और उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अवमानना है, फिर चाहे वो मौजूदा जज ही हों। जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को जस्टिस CS कर्णन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस जस्टिस JS खेहर ने जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। कर्णन ने चीफ जस्टिस खेहर सहित सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जस्टिस कर्णन ने सोमवार को चीफ जस्टिस सहित 7 जजों के खिलाफ 5 साल की सजा सुनाई थी। SC और ST एक्ट के तहत कर्णन ने इन 7 जजों को 5 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस कर्णन ने 23 जनवरी को PM को लेटर लिखकर 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मद्रास हाई कोर्ट के मौजूदा जज शामिल हैं। जस्टिस कर्णन ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए। कोर्ट ने उन्हें मामले की सुनवाई होने तक सभी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलें कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बता दें कि ये पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मौजूदा जज को अवमानना का नोटिस भेजा था। चीफ जस्टिस JS खेहर की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने 10 मार्च को जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। उन्हें 31 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दिया गया था। समन जारी होने के बाद भी वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। उन्होंने मेंटल हेल्थ चेक करने गई डॉक्टरों की टीम को भी ये कहते हुए लौटा दिया कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से फिट और स्टेबल हैं। हालांकि जस्टिस कर्णन पहले भी विवादों में रहे हैं। जस्टिस कर्णन 2011 में मद्रास हाई कोर्ट में जज थे। उस वक्त उन्होंने एक साथी जज के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। कोलकाता हाई कोर्ट के जज CS कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है और ऐसा पहली बार है जब पद पर रहते हुए कोई जज जेल जाएगा। जस्टिस कर्णन पिछले कई महीने से कई विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं और कोलकाता पहुंचने के पहले भी वो लगातार विवादों में बने रहे हैं। जस्टिस कर्णन का पूरा कार्यकाल यदि देखा जाए तो उसमें विवाद ज्यादा दिखेंगे। जस्टिस कर्णन 30 मार्च 2009 को मद्रास हाई कोर्ट के जज बनाए गए। नवंबर 2011 में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अपने साथी जजों की शिकायत की कि दलित होने के चलते उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके 2 साल बाद जनवरी 2014 में घटना हुई। एक डिवीजन बेंच जजों के लिए नामों की सिफारिश से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तभी जस्टिस कर्णन कोर्ट रूम में दाखिल हुए और कहा कि जजों के लिए नामों के चयन की प्रक्रिया सही नहीं। इस मामले में वो एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे। मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के व्यवहार को अनुचित बताया और उसकी निंदा की। मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RK अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम को एक पत्र लिखा था, जिसमें कर्णन का तबादला मद्रास हाईकोर्ट से कहीं और करने की बात कही गई थी। साल 2015 के मध्य में जस्टिस कर्णन ने हाईकोर्ट के एक जज पर अपने चैम्बर्स में एक इंटर्न का यौन शोषण का आरोप लगाया। हालांकि वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। इसी साल जस्टिस कर्णन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SK कौल के सिविल जजों की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी और फिर कहा कि वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को SC/ST एक्ट के तहत जस्टिस कौल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और जस्टिस कर्णन के आदेश पर रोक लगा दी। काम के बंटवारे से असंतुष्ट होकर जस्टिस कर्णन नवंबर 2015 में लंबे अवकाश पर चले गए। फरवरी 2016 में जस्टिस कर्णन ने जस्टिस कौल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन का तबादला कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया। इसके जवाब में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन के तबादले के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया।
इस जवाब में जस्टिस कर्णन ने उन दोनों जजों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। उनकी हरकतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो उनके निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने बंद कमरे में जस्टिस कर्णन से इस मसले पर बात की, जिसके बाद वो कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को राजी हो गए। इस साल जनवरी 2017 में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व और मौजूदा 20 जजों को भ्रष्ट बताते हुए PM मोदी को पत्र लिखा। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस कर्णन के इसी पत्र पर संज्ञान लिया। जस्टिस कर्णन ने सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के चलते उनका उत्पीड़न किया गया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन वो मामले की सुनवाई में पेश नहीं हुए। नोटिस के बाद भी पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 10 मार्च को उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन ने 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और अन्य 6 जजों को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। पत्र में लिखा कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। जस्टिस कर्णन ने 8 मई को देश के प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और सुप्रीम कोर्ट के 7 अन्य जजों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जस्टिस कर्णन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई और उनको तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कर्णन को अवमानना के मामले में 6 माह की सजा तो सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कानून सबके लिए समान होता है इसकी मिसाल पेश की है। लेकिन किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने और महाभियोग दायर करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इन मामलों से कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया और न्यायपालिका की खामियां भी नजर आ रही हैं। जस्टिस कर्णन के पहले उच्च न्यायपालिका के किसी भी न्यायाधीश को कम से कम जेल की सजा मुकर्रर नहीं की गई। ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि IPC की धाराओं से जजों को छूट नहीं है। हाँ, उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाकर संसद ही हटा सकती है, वो भी 2/3 बहुमत से। अभी तक केवल 2 बार ऐसे मौके आए हैं। पहली बार 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस V रामास्वामी के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया, लेकिन पारित न हो सका। दूसरी बार 2009 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने सरकार से जस्टिस सेन के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश की थी। राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में मामला आने से एक दिन पहले ही जस्टिस सेन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, ताकि सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले लाभ से वंचित न हो जाए। इसी तरह 2010 में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनकरन के खिलाफ महाभियोग का मामला सामने आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के दौरान PD दिनकरन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जांच पूरी होने तक उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने की सलाह दी थी, लेकिन दिनकरन नहीं माने। आधार था कि जस्टिस को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अंत में मजबूरन कॉलेजियम ने जस्टिस दिनकरन को कर्नाटक से सिक्किम स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उनका न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया था, लेकिन वे सिक्किम हाई कोर्ट भी मुख्य न्यायाधीश बनकर ही गए थे। इसलिए न्यायिक कार्य से विरत होने के बावजूद वो मुख्य न्यायाधीश का कामकाज देखते थे। महाभियोग की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि आज तक इस प्रक्रिया से किसी को भी हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस दिनकरन ने भी महाभियोग की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस V रामास्वामी पर करीब 2.5 दशक पहले संसद में महाभियोग चला था, लेकिन राजनीति भारी पड़ी और प्रस्ताव गिर गया था। आज तक सिर्फ एक ही न्यायाधीश को पद से हटाया गया, लेकिन वो भी देश का संविधान लागू होने से पहले 1949 में। गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने फेडरल कोर्ट के रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव प्रसाद सिन्हा को हटाया था। इस बात को मानना होगा कि न्याय व्यवस्था के ऐसे अपवाद आम आदमी की न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था में आस्था को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे में न्यायपालिका की जवाबदेही की मांग उठने लगती है। यूपीए सरकार के वक्त जजों की जवाबदेही तय करने के लिए जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ वो बिल लैप्स हो गया। मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए NJSC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का सुझाव दिया, लेकिन न्यायपालिका ने इसे ठुकरा दिया।
जस्टिस कर्णन जैसे मामले सामने आने से प्रक्रिया संबंधी खामियों से न्यायपालिका की कमियां सामने आ रही हैं। अंशुमान त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक और फतवे को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। 3 तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं सहित किसी के भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि लिंग के आधार पर मूल और मानवाधिकारों का हनन किसी भी हाल में नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं। 3 तलाक गैर संवैधानिक है। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू हो सकता है। महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कानून या कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे व्यक्तिगत हो या चाहे सार्वजनिक रूप से हो, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू होगा और जो भी पर्सनल लॉ के जो भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे, अनुच्छेद का, मूल अधिकारों का, वो सब प्रभावी नहीं हो सकते, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में 3 तलाक के मामले के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न केस की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं समेत सभी नागरिकों को मिले आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पत्नी के मूल अधिकार हैं कि उसको जीवन जीने का हक है और उसको गुजारा भत्ता पाने का हक है और तमाम अधिकार हैं, तो केवल पर्सनल लॉ के आधार पर या फतवे के आधार पर उसके पर्सनल लॉ को, पर्सनल अधिकारों को, मूल अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते। ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में इसको बंद होना चाहिए, इसलिए कि अगर से इसको ख़त्म नहीं किया गया, मुस्लिम पर्सनल बोल्ड कहने भाई किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है और जिसकी वजह से सरकारों को भी दखल देना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आज इस्लाम की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही। तो वहीं फतवे पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई फतवा मान्य नहीं हो सकता जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी फतवा किसी के अधिकारों के विपरीत नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने 3 तलाक की पीड़ित वाराणसी की सुमालिया के पति अकील जमील के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न केस को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात विजय माल्या की करते हैं। बैंकों का 9,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी माना है और उन्हें पेश होने को कहा है। माल्या के खिलाफ बैंकों ने संपत्ति का सही ब्यौरा न देने की शिकायत की थी। माल्या फिलहाल लंदन में है। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने देश छोड़कर भागे कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। माल्या के खिलाफ बैंकों के एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और माल्या को 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। शायद सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहता है कि ये इट इज द पावर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, वेयर सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और आज का जो डिसीजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और कोर्ट ने उनको 10 जुलाई तक आने का समय दिया है, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। हम बहुत खुश हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन कर ये निर्णय लिया है। अब उनके लिए इसकी अवमानना करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से ये भी पूछा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में कोर्ट को जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था कि माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है या नहीं। हाई कोर्ट का आदेश था कि माल्या कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकलने के लिए सर्टेन पेमेंट मिला था टू द ट्यून ऑफ 40 मिलियन। वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, जहां की कर्नाटका हाई कोर्ट का वहां पे ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे भी उनको डिस्क्लोज करने के ऑर्डर्स थे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को देश लाने की कोशिश हो रही है। सुनवाई के दौरान बैंकों की ओर से मांग की गई कि $40 मिलियन जो टीआई को डील से मिले थे उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए जाएं। देश छोड़कर लंदन भागे विजय माल्या के ऊपर 17 बैंकों का 9,200 करोड़ रुपए बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बलात्कार के बाद गर्भवती हुए एक HIV पीड़ित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि 26 हफ्ते के भ्रूण को गिराया नहीं जा सकता। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 हफ्ते बाद गर्भपात करवाने पर महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह महिला को रेप विक्टिम स्कीम से
3 लाख रुपए का भुगतान करे। महिला के मामले में राज्य सरकारी विभागों से जो देरी हुई है उसके लिए क्या मुआवजा तय हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम्स के डॉक्टरों की टीम ने महिला का चेकअप किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। और 39 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर सीधे देश का राष्ट्रपति होना मामूली बात नहीं है। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए इमैनुअल मैक्रो इसका अपवाद बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ कट्टरवादी दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को काफी पीछे छोड़ा, बल्कि ये भी पक्का किया कि फ्रांस अब किसी राजनीतिक या व्यापारिक उथल-पुथल का हिस्सा बनने नहीं जा रहा है। मैक्रो की जीत भारत के लिए भी कई मायनों में फायदेमंद है, ये कहा जा रहा है और विश्लेषक ये मान रहे हैं कि फ्रांस की नई सरकार से भारत के संबंध और अच्छे होंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हत्या की कोशिश किए जाने के बाद से तनाव और गहरा हो गया है। जो उत्तर कोरिया अभी तक बचाव की मुद्रा में था, अब वो अमेरिका पर आक्रामक हो उठा है। हालांकि अमेरिकी विशेषज्ञों को डर है कि नॉर्थ कोरिया हमला जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से करेगा और इसके लिए अमेरिका पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। अभिनेता अक्षय कुमार को अपने आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अक्षय कुमार ने मुलाकात की और अक्षय ने मंगलवार को हुई इस मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर पर शेयर की। अक्षय कुमार ने लिखा कि फिल्म का टाइटल सुनकर प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिए और कहा कि मेरा दिन बन गया और अक्षय का भी दिन बन गया। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में साफ सफाई और टॉयलेट की अहमियत की पूरी गाथा बताई गई है। बात करते हैं आज के इतिहास की। 9 मई 1540 में मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप का मेवाड़ में जन्म हुआ था। 9 मई 1866 में स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 9 मई 2008 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $8.1 करोड़ की सैन्य सहायता देने से मना किया था और 9 मई 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। 9 मई 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को अपना आधिकारिक समर्थन दिया था। और हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत संगीत साधिका की जिनकी साधना 88 वर्ष की आयु में भी अनवरत जारी है। भारत के शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की सुप्रतिष्ठित गायिका पद्म भूषण गिरिजा देवी का अद्भुत गायन ही उनका परिचय है। संगीत प्रेमियों के बीच ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरिजा देवी के गायन में शास्त्रीय और लोक गायन का सम्मोहक सम्मिश्रण और पूर्वी अंगों का बोल बनाव अंतरतम तक आंदोलित कर देता है। उनके लोक गायन ने चैती, कजरी, झूला और दादरा जैसी शैलियों को अजर अमर कर दिया है। अब भी उनकी संगीत साधना अनवरत जारी है। सेनिया और बनारस घराने की पारंपरिकता का निर्वाह करते हुए गिरिजा देवी ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, तराना, सदरा और ठुमरी के क्षेत्र में अब भी अनुसंधान और परिष्कार कर रही हैं। गिरिजा देवी को प्यार से अप्पा जी कहा जाता है। एपीएन को अप्पा जी का 88वां जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिला। इस मौके पर संगीत जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। अप्पा की जिजीविषा और संगीत साधना पर है हमारी विशेष रिपोर्ट। और अप्पा जी को एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ देश की बात में आज बस इतना ही। और यूं ही वो संगीत की साधना करती रहें और संगीत के सुर हम सबों पर बरसते रहें। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार। जो हमारे लिए
एपीएन के लोगों ने मिल करके जो स्वागत किया है, समारोह कर रहे हैं, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा घर में या लॉन या अपने अपने जगह पर होता था, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन ये पहली बार हो रहा है। और मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़े। हम एपीएन के लिए बहुत आगे जाने के लिए उनको बातें भी बताऊंगी और प्रयास भी करूंगी कि हाँ, धन्यवाद। क्या जादू डाला रे, क्या गाती हूँ पैसे के लिए नहीं और ना इज्जत के लिए, न पेपर में लिखने के लिए। तुम लोग को इतना हिम्मत दे रही हूँ कि 88 वर्ष में भी तुम जहाँ गा रहे तुम वहीं गाएंगे और तुमसे ज़्यादा 100 तान मार जाऊंगी अभी। लेकिन क्यों? इसलिए कुछ को बना के रखना होगा बेटा, और बहुत अच्छी तरह से स्वरों को दीजिए। मैं भी 2 लाइन गा के आज अप्पा जी को जन्मदिन की शुभकामना देना चाहते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे मालिक, हे बाबा विश्वनाथ, हमनी के अप्पा जी के दीर्घायु करना। ये परदेसी फकीर जग इन्हें याद करेगा, ये परदेसी फकीर, ये परदेसी फकीर जग इन्हें याद करेगा, ये परदेसी फकीर जग इन्हें याद करेगा, ये परदेसी फकीर। रमता जोगी बहता पानी। अप्पा जी आपको हमने ऐसे ही देखा, हम आपको ऐसे ही याद करते हैं। रमता जोगी बहता पानी, जिनकी महिमा राम न जानी। रमता जोगी बहता पानी,
की महिमा राम न जानी, दसों दिशा जागीर जग इन्हें याद करेगा, ये परदेसी फकीर। हरे रमता जोगी बहता पानी। अगर संगीत करते रहोगे बेटा तो हमेशा हृदय में शांति रहेगी और सुख शांति स्वस्थ सारे दुनिया को आप बांटेंगे, यही हमारी इच्छा थी। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। सब देशों को सुख से भर दे, जननी शारदे शरदे, सारे दुनिया को शांति से कर दे, कोई तकलीफ न हो, आराम से जीवन आया है, आराम से जीवन जाएगा।